कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 5 समकालीन दक्षिण एशिया। तो अध्याय 5 की आज हम पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों करेंगे। पहला प्रश्न है देशों की पहचान करें। स्टेटमेंट दी है, उसके आधार पर देश की पहचान करनी है कि दक्षिण एशिया का वो कौन सा देश है। क है राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक समूहों तथा अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। पूछा हुआ है किस देश में कि राजतंत्र, लोकतंत्र समर्थक समूहों, अतिवादियों के बीच संघर्ष के कारण राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बना। तो उत्तर है नेपाल। ख है पहले का चारों तरफ भूमि से घिरा देश, वो भी नेपाल है। और ग है दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण एशिया का वह देश जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया। तो उत्तर है श्रीलंका। घ है सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। सेना और लोकतंत्र समर्थक समूहों के बीच संघर्ष में सेना ने लोकतंत्र के ऊपर बाजी मारी। जहां पर सेना का ज्यादा प्रभुत्व रहा है तो वो पाकिस्तान है। और घ है, अगर एक और घ या अंग आना चाहिए था, दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित इस देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है। यानी कि जो दक्षिण एशिया के बीच में है, दक्षिण एशिया के केंद्र में अवस्थित इस देश की सीमाएं दक्षिण एशिया के अधिकांश देशों से मिलती है। भारत है इसका सही उत्तर। च है पहले का ही च भाग। पहले इस द्वीप में शासन की बागडोर सुल्तान के हाथ में थी, अब यह एक गणतंत्र है। तो ये मालदीव है जो वर्तमान समय में गणतंत्र बन गया है। छ की अगर हम बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली है। ग्रामीण क्षेत्र में छोटी बचत और सहकारी ऋण की व्यवस्था के कारण इस देश को गरीबी कम करने में मदद मिली है। तो सही उत्तर है बांग्लादेश। और ज है एक हिमालयी देश जहां संवैधानिक राजतंत्र है। जहां संवैधानिक राजतंत्र है, यह देश भी हर तरफ से भूमि से घिरा हुआ है, तो वो भूटान है। प्रश्न नंबर 2 है दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 विकल्प दे रखे, उसमें से वो विकल्प बताना है कि जो गलत है। दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क है दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीति प्रणाली चलती है। ख है बांग्लादेश और भारत ने नदी जल की हिस्सेदारी के बारे में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और ग है साफ्टा पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए। और घ है दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दक्षिण एशिया की राजनीति में चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उस कथन पे निशान लगाना था जो गलत है। तो पहला जो है इसका उत्तर वो क है जो गलत है। दक्षिण एशिया में सिर्फ एक तरह की राजनीतिक प्रणाली चलती है, जबकि ये कथन गलत है, क्योंकि दक्षिण एशिया के 7 के देशों में अलग अलग प्रकार की राजनीतिक प्रणाली पाई जाती है। प्रश्न नंबर 3 की अगर हम बात करें तो दक्षिण एशिया के देश भारत को एक बाहुबली समझते हैं जो इस क्षेत्र के छोटे देशों पर अपना दबदबा जमाना चाहता है और उनके अंदरूनी आंतरिक, जिनको हम कहते हैं अंदरूनी मामलों में दखल देता है। इन देशों की ऐसी सोच के लिए कौन कौन सी बातें जिम्मेदार हैं। तो दक्षिण एशिया के देशों की ऐसी सोच के पीछे निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हैं कि क्यों वो भारत को बाहुबली समझते हैं। उसमें पहला है भारत आकार में दक्षिण एशिया के देशों में सबसे बड़ा है। नंबर 2 भारत परमाणु और सैनिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे शक्तिशाली देश है। तीसरा पॉइंट है
भारत विश्व की तेजी से उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है। विश्व की तेजी से उभरती हुई आर्थिक व्यवस्था है। और तीसरा है भारत एक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तो ये चार बातें हैं जिसके कारण जो दक्षिण एशिया के देश हैं वो भारत को बाहुबली समझते हैं। प्रश्न नंबर 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दक्षिण एशिया क्या है? किसको हम दक्षिण एशिया कहते हैं? तो अगर हम उत्तर है इसका, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप होने के कारण इसे कई भागों में बांटा जाता है, जैसे मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया, उत्तरी एशिया और दक्षिण एशिया। तो दक्षिण एशिया की हम बात कर रहे हैं कि दक्षिण एशिया क्या है, कौन कौन से देश इसमें आते हैं। तो दक्षिण एशिया से अभिप्राय उस भूभाग से है जिसमें 7 देश आते हैं। दोबारा फिर रिपीट करेंगे, दक्षिण एशिया से अभिप्राय उस भूभाग से है जिसमें 7 देश आते हैं। और इन 7 देशों के नाम इस प्रकार है, उसमें भारत, नंबर 2 पर पाकिस्तान, नंबर 3 पर नेपाल, नंबर 4 पर भूटान, 5 श्रीलंका, 6 बांग्लादेश और 7 मालदीव। ये 7 देशों से मिलकर दक्षिण एशिया बनता है। इस भूक्षेत्र के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत है, दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी। इन सब के कारण यह क्षेत्र एक अलग प्राकृतिक क्षेत्र के रूप में नजर आता है। वैसे तो चीन भी इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, वैसे तो चीन भी इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, लेकिन फिर भी चीन को दक्षिण एशिया का अंग नहीं माना जाता है। तो 7 देशों से मिलकर दक्षिण एशिया बनता है। प्रश्न नंबर 5 है, पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण और सेना द्वारा तख्ता पलटने पर नोट लिखो कि कभी वहां लोकतंत्र रहा है, कभी वहां सेना का शासन रहा है। पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण और सेना द्वारा तख्ता पलटने पर नोट लिखो। उत्तर है 14 अगस्त 1947 को भारत के एक बड़े भाग को अलग करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया। लेकिन पाकिस्तान के 2 भाग थे, एक को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और दूसरे को पश्चिमी पाकिस्तान कहते थे। अपने अस्तित्व में आने के बाद से ही पाकिस्तान की राजनीति में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वहां जब जब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कमजोर हुई है, तब तब सेना ने सरकार का तख्ता पलट करके शासन की बागडोर अपने हाथों में ली। वहां जब जब लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कमजोर हुई है, तब तब सेना ने सरकार का तख्ता पलट करके शासन की बागडोर अपने हाथों में ली है और शासन को सैनिक कानूनों के अनुसार चलाया है। पाकिस्तान का पहला सैनिक शासक जनरल अयूब खान था, याद रखना है आपने। पाकिस्तान का पहला सैनिक शासक जनरल अयूब खान था, लेकिन उसके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़कने के कारण उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ा। दूसरा सैनिक शासक जनरल याहिया खान था, लेकिन 1971 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान की बुरी तरह से हार होने के कारण उन्हें भी अपने पद से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद पाकिस्तान में 1971 में 1971 इसके बाद पाकिस्तान में 1971 में जुल्फिकार अली भुट्टो, नाम याद रखना है, जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में निर्वाचित सरकार बनी, चुनी हुई सरकार बनी। यह सरकार 1977 तक चली। 1977 में जनरल जिया उल हक ने इस सरकार का तख्ता पलट कर दिया और पाकिस्तान में एक बार फिर सैनिक शासन की स्थापना की। 1982 में 1982 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये पार्टी का नाम है वहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। 1982 में की बात है ये। यह आंदोलन चल ही रहा था कि रहस्यमयी ढंग से एक हवाई हादसे में जिया उल हक की मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद
1988 में 1988, तो उनकी जियाउल हक की मृत्यु के बाद 1988 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए और बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। 1999 तक 1999 तक वहां जनता द्वारा चुनी गई सरकारें बनती रही, 1988 से लेकर 1999 तक। 1999 में पाकिस्तान में एक बार फिर सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया। 1999 में पाकिस्तान में एक बार फिर सेना ने लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलट कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मियां नवाज शरीफ को उनके पद से हटाकर शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके बाद वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए और शासन की सारी शक्तियां अपने हाथों में ले ली। लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव के कारण उन्हें जनवरी 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव करवाने की घोषणा करनी पड़ी। जनवरी 2008 में पाकिस्तान में आम चुनाव करवाने की घोषणा करनी पड़ी, लेकिन 2008 में हुए चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तथा मुस्लिम लीग ने मिलीजुली सरकार बनाई। और अगर हम उसके बाद से लेकर चलें तो वर्तमान समय में पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार है। सरकारें आती रहती हैं वहां पर और सरकारें जाती रहती हैं, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती हैं। प्रश्न नंबर 6 है, उसी से ऊपर वाले प्रश्न से निर्भर है ये, कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण रहे हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण रहे हैं, या फिर पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण के कौन कौन सी कठिनाइयां आई हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्रीकरण में कौन सी कठिनाइयां हैं, क्यों नहीं वहां लोकतंत्र स्थायी हो पाया है। तो इसका उत्तर है, पहला पॉइंट अगर हम देखें तो पाकिस्तान में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पाकिस्तान में सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहां लोगों का यह मानना रहा है कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों में खोट है, वे अपने स्वार्थ को पूरा करने में लगे रहते हैं। इसलिए यहां लोग देश की सुरक्षा के लिए सैनिक शासन को ही सही मानते हैं। एक तो यह भी कारण है कि वहां सेना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दूसरा पॉइंट है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा ही तनावपूर्ण रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के संबंध हमेशा ही तनावपूर्ण रहे हैं। इन संबंधों की आड़ में भी पाकिस्तानी सेना ने हमेशा पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखा है और किसी भी निर्वाचित सरकार को ठीक प्रकार से काम नहीं करने दिया है। तीसरा पॉइंट है जो बताता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र क्यों नहीं स्थायी बन पाया है। पाकिस्तान को आतंकवादियों को शरण देने वाला और आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाला देश माना जाता है। आतंकवादियों को शरण देने वाला तथा आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने वाला देश माना जाता है। इसलिए पश्चिमी देशों को यह डर लगा रहता है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार हैं कहीं वे इन आतंकवादियों के हाथों में न लग जाए। इसलिए इन देशों ने या पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। इसलिए वहां सैनिक शासन ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। प्रश्न नंबर 7 जो है वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना पर नोट लिखो। बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना पर कैसे वहां लोकतंत्र की स्थापना हुई। तो उत्तर है इसका 14 अगस्त 1947 को, जब भारत के एक बड़े भाग को अलग करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया। ये प्रश्न आमतौर पर आता है, पाकिस्तान की स्थापना कब हुई। 14 अगस्त 1947 को, जब भारत के एक बड़े भाग को अलग करके पाकिस्तान का निर्माण किया गया। तो पाकिस्तान को दो भाग मिले थे। पाकिस्तान को दो भाग मिले थे, एक को पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश बना। बाद में पूर्वी पाकिस्तान ही बांग्लादेश बना। 1947 से लेकर 1971 तक पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का ही एक भाग था।
लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की भाषा और संस्कृति पश्चिमी पाकिस्तान से अलग थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की भाषा और संस्कृति पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों से अलग थी। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की भाषा बांग्ला थी, जबकि पश्चिमी पाकिस्तान उन पर उर्दू थोपना चाहता था। इस बात का पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने विरोध किया और इस विरोध का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान, इंपॉर्टेंट नेता है उनके ये, तो जो विरोध उन्होंने किया, इस विरोध का नेतृत्व शेख मुजीबुर रहमान ने किया। इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की यह भी शिकायत थी कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में उन्हें उचित स्थान नहीं मिल पाया है। 1970 में पाकिस्तान में नए संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव करने के लिए जो चुनाव हुए, उनमें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी, और पार्टी का नाम था अवामी लीग। तो जो चुनाव, संविधान सभा का गठन करने के लिए जो चुनाव हुए, उनमें शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को पूर्वी पाकिस्तान की सभी सीटों पर जीत प्राप्त हुई, क्योंकि सरकार में पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था। इसलिए सैनिक शासक याहिया खान, पीछे आया है याहिया खान, इसलिए सैनिक शासक याहिया खान ने संविधान सभा के लिए हुए चुनावों को रद्द कर दिया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इसके विरोध में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए। इन अत्याचारों से डरकर लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी के रूप में भारत पहुंचे। इन शरणार्थियों को रखने से भारत की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अतः भारत ने पाकिस्तान पर इस बात के लिए दबाव डाला कि वह अपने शरणार्थियों को वापस बुलाए, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और उल्टे भारत पर ही आक्रमण कर दिया। मजबूर होकर भारत को बांग्लादेशियों द्वारा चलाए जा रहे मुक्ति आंदोलन को सहायता देनी पड़ी और भारत के सहयोग से 1971 में पूर्वी पाकिस्तान ने स्वयं को पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्र घोषित कर दिया और एक स्वतंत्र देश बांग्लादेश की स्थापना की। तो बांग्लादेश की जो स्थापना हुई वो वास्तव में 1971 में हुई, इससे पहले ये पूर्वी पाकिस्तान था। अपनी स्वतंत्रता के बाद बांग्लादेश ने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित किया तथा देश में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की। शेख मुजीबुर रहमान देश के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1975 में उन्होंने संविधान में संशोधन करके संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को लागू कर दिया और अवामी लीग को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक दलों को समाप्त कर दिया। इसके विरोध में सेना ने बगावत कर दी। इस सैनिक कार्यवाही में शेख मुजीबुर रहमान सेना के हाथों मारे गए और सेना अध्यक्ष जनरल जिया उर रहमान ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। सेना अध्यक्ष जनरल जिया उर रहमान ने शासन की बागडोर अपने हाथों में ले ली। इसके बाद उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई। 1977 में 1977 में बांग्लादेश में चुनाव हुए। इन चुनाव में बांग्लादेश नेशनल पार्टी की जीत हुई और जनरल जिया उर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपति बने, लेकिन जल्दी ही उनकी भी हत्या कर दी गई। बाद में वहां शांति है। वर्तमान समय में बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार है, तो इस तरह से वहां पर लोकतंत्र की स्थापना हुई। प्रश्न नंबर 8 जो है वो भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारणों का वर्णन करो।
श्रीलंका में जातीय संघर्ष के कारणों का वर्णन करो। या फिर दूसरे तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष और लोकतंत्र पर नोट लिखो कि क्यों वहां जातीय संघर्ष है। तो उत्तर है इसका, श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी है। श्रीलंका को पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था। भारत की तरह श्रीलंका पर भी पहले अंग्रेजों का राज था। 1948 में यह देश श्रीलंका मतलब स्वतंत्र हुआ। 1948 में श्रीलंका अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ। अपनी स्वतंत्रता से लेकर अब तक श्रीलंका को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है, और वह चुनौती है श्रीलंका में जारी जातीय संघर्ष। श्रीलंका की कुल जनसंख्या 2 करोड़ है, जिसमें बौद्ध, हिंदू, ईसाई, मुसलमान आदि सभी धर्मों के लोग शामिल है। इन सभी धर्मों के लोगों को 2 भागों में वहां पर बांटा जा सकता है। पहले हैं नंबर 1 पर सिंगली, ये श्रीलंका के मूल निवासी है, और दूसरे हैं तमिल। ये वे लोग हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा चाय और गन्ने की खेती करने के लिए भारत से मजदूर के रूप में श्रीलंका ले जाए गए थे। तमिल वे लोग हैं जो ब्रिटिश सरकार द्वारा चाय और गन्ने की खेती करने के लिए भारत से मजदूर के रूप में श्रीलंका ले जाए गए थे। तो जब तक श्रीलंका पर अंग्रेजों का राज रहा, तब तक वह सभी कामों में तमिलों को प्राथमिकता देती रही। अंग्रेजी सरकार जब तक श्रीलंका पर अंग्रेजों का राज रहा, तब तक वह सभी कामों में तमिलों को प्राथमिकता देती रही। लेकिन श्रीलंका की स्वतंत्रता के बाद वहां के बहुसंख्यक सिंगलियों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि श्रीलंका सिर्फ सिंगली लोगों के लिए है। श्रीलंका सरकार के इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार से असंतुष्ट होकर जब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि श्रीलंका सिर्फ सिंगली लोगों के लिए है, तो श्रीलंका सरकार के इस भेदभाव पूर्ण व्यवहार से असंतुष्ट होकर 1976 में तमिल युवकों ने, जो वहां पर तमिल रहते थे, तमिल युवकों ने एक सशस्त्र संगठन की स्थापना की, जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्ठे के नाम से का नाम दिया गया। इस संगठन की मुख्य मांग यह है कि तमिलों को शासन प्रणाली में उचित भागीदारी दी जाए। तमिलों को, नंबर 1 पर अगर हम बात करें तो तमिलों को शासन प्रणाली में उचित भागीदारी दी जाए, और दूसरी उनकी मांग है उत्तरी श्रीलंका में उनके लिए एक अलग देश की स्थापना की जाए। अपनी मांग को पूरा करने के लिए इस संगठन ने हिंसक गतिविधियों का सहारा लिया और राजनेताओं को मारना शुरू कर दिया। इससे श्रीलंका में अशांति फैल गई। लिट्ठे की बढ़ती शक्ति से घबराकर श्रीलंका की सरकार ने भारत से सहायता मांगी। 1987 में, डेट याद रखनी है, 1987 में 1987 में भारत और श्रीलंका के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि भारत श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजेगा, और यह शांति सेना लिट्ठे की शक्ति को खत्म करने में श्रीलंका की सहायता करेगी। लेकिन भारत द्वारा भेजी गई शांति सेना का श्रीलंका में भारी विरोध हुआ, जिसके कारण 1989 में भारत को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। 2008 में श्रीलंका सरकार ने लिट्ठे पर कठोर सैनिक कार्यवाही की और लिट्ठे की ताकत को खत्म कर 2008 में श्रीलंका सरकार ने लिट्ठे पर कठोर सैनिक कार्यवाही की और लिट्ठे की ताकत को खत्म कर दिया। तो लिट्ठे की ताकत के खत्म होने से श्रीलंका में कई दशकों से चले आ रहे जातीय संघर्ष के खत्म होने की उम्मीद पैदा हुई है। तो ये अध्याय 5 का